हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 16 मई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है ऑन दिल्लीज माउंटिंग वेस्ट क्राइसिस। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। एग्जामाइन द एनवायरमेंटल चैलेंजेस कॉज्ड बाय सॉलिड वेस्ट इन मेट्रोपॉलिटन रीजन इन इंडिया एंड डिस्कस एफर्ट्स टू ओवरकम इट। ये मेंस का क्वेश्चन एड्रेस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है और आपको मेंस में कभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है वाई सुप्रीम कोर्ट सेड न्यूज़ क्लिक फाउंडर अरेस्ट इलीगल एंड वाई बेल इज सिग्निफिकेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है प्री पर्सपेक्टिव से और मेंस पर्सपेक्टिव से। इस आर्टिकल के अंदर हम जो आर्टिकल 22 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में बात करेंगे, ड्यू प्रोसेस के बारे में बात की जाएगी और इसके अलावा नेचुरल जस्टिस के बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो बेल प्रोविज़न है, डिफ़ॉल्ट बेल प्रोविज़न है यूएपीए के अंदर, वो लागू होते हैं नहीं होते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है सी द साइंस। रिसेंटली जो नीति आयोग है उन्होंने एक रिपोर्ट इशू की है, पब्लिश की है, जिसमें कैंसर डिटेक्शन से रिलेटेड गैप्स के बारे में बात की गई है और उसी के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है, हेल्थ पर्सपेक्टिव से GS2 में पूछा जा सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड की गई होगी। मोर में क्लिक करेंगे, डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर लीजिए तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ऑन दिल्लीज माउंटिंग वेस्ट क्राइसिस। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मेंस का एक क्वेश्चन इस आर्टिकल के थ्रू तैयार करेंगे। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या मेथड्स होती हैं, इन सारे एस्पेक्ट पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है। अब जो क्वेश्चन तैयार करेंगे उसे देख लेते हैं। एग्जामाइन द एनवायरमेंटल चैलेंज कॉज्ड बाय द सॉलिड वेस्ट इन मेट्रोपॉलिटन रीजन्स इन इंडिया एंड डिस्कस द एफर्ट्स टू ओवरकम इट। GS3 में 15 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आपको दिख सकता है। नेक्स्ट ईयर से अगले साल कभी भी आ सकता है क्योंकि ये हमेशा से न्यूज़ में चल रहा है। तो क्या बात करना है हमें, जो मेट्रोपॉलिटन रीजन्स हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट के कारण। स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मेट्रोपॉलिटन रीजन के ऊपर पूछा गया है। जो सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इन स्पेसिफिक सिटीज़ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है सिटी को और इसको किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं, ये हमारा जो एस्पेक्ट होगा उसको हम एड्रेस करेंगे। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, देखते हैं आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने न्यू दिल्ली के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसे क्रिटिसाइज़ किया है। क्यों क्रिटिसाइज़ किया है? ऑलमोस्ट 3800 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट रोज़ अनट्रीटेड रह जाता है और यही सॉलिड वेस्ट जो कि अनट्रीटेड रह रहा है ये कहाँ पर जाता है? लैंडफिल्स में जाता है। अब अनट्रीटेड है इसका मतलब वेट और ड्राई दोनों वेस्ट मिक्स होगा। जब वेट वेस्ट यहाँ पर लैंडफिल्स में डाला जाता है, डंपिंग ग्राउंड में डाला जाता है, तो ऑब्वियसली वाटर बॉर्न वेक्टर बॉर्न डिसीजेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डेंगू बहुत ज़्यादा दिल्ली में फैलता है। इसी तरह की कई सारी जो बीमारियां हैं जो कि वेक्टर बॉर्न है वो यहाँ से बढ़ने की संभावना है और फैलने की संभावना है। तो अल्टीमेटली जो पब्लिक हेल्थ है उसको थ्रेटन करता है ये अनट्रीटेड वेस्ट। इसके अलावा एनवायरनमेंट को भी ख़राब करता है। एक तो स्मेल बहुत ख़राब आती है, सड़ता रहता है सारी चीज़ें। उसके अलावा जो हार्ड मेटल्स होते हैं, चूँकि अनट्रीटेड है तो हार्ड मेटल जो वेट वेस्ट है उसके साथ जो है पानी में मिक्स होकर सीप करते हैं और जो ग्राउंड वाटर होता है उसे कंटेमिनेटेड करते हैं और वही ग्राउंड वाटर हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, तो उससे भी अल्टीमेटली आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और पब्लिक हेल्थ दोनों को करने में जो है इसका बहुत बड़ा रोल होता है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ दिल्ली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी स्टेटस क्या है? 2011 के हिसाब से
अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 1.7 करोड़ होगी और 2024 में एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन 2.32 करोड़ होने के आसपास है। अगर हम ये कंसीडर करें कि पर पर्सन 0.6 kg पर डे पर कैपिटा जो है वेस्ट जनरेट कर रहा है, तो टोटल सिटी अभी 2024 में कितना वेस्ट जनरेट कर रही होगी? 13,000 टन्स पर डे ऑफ वेस्ट जनरेट कर रही होगी और पर एनम 42 लाख टन्स पर एनम। तो इतनी बड़ी मात्रा में वेस्ट जनरेट हो रहा है। अगर बाय 2031 एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन की बात करें तो वो कितनी हो सकती है? 2.85 करोड़ के आसपास हो सकती है और इससे जो होने वाला वेस्ट जनरेशन है पर डे वो कितना होगा? 17,000 टन्स के आसपास होगा। तो अभी कितना है? ऑलमोस्ट 13,000 टन है और आपका जो 2031 है वहाँ पर ये 4,000 टन बढ़कर 17,000 टन तक पहुँच सकता है। टोटल जो वेस्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है उसका 90% वेस्ट कौन ट्रीट करता है? 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के ट्रीट कर रहे हैं। कौन कौन सा? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली MCD, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड एंड न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन NMDC। ये तीनों मिलकर 90% वेस्ट को क्या कर रहे हैं? ट्रीट कर रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं। टोटल जो वेस्ट है उसको अगर डिवाइड करें तो 50 से 55% जो वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल वेट वेस्ट है, 35% नॉन बायोडिग्रेडेबल वेट वेस्ट है और 10% इनर्ट कंपोनेंट है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की अगर हम बात करें तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर सब्सटेंस विच कैन बी ईजिली ब्रोकन डाउन बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया के एक्शन से ईजिली जो सब्सटेंस ब्रेक हो जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, वापस जो नेचुरल सिस्टम है उसमें मिल जाते हैं, उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जो बैक्टीरिया के एक्शन से उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, कांच हो गए, ये सब जो है बैक्टीरियल एक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन से वापस ब्रेक डाउन नहीं होता है और ये वेस्ट जो है ट्रीट नहीं हो पाते हैं ज़्यादातर। इन्हें जनरली हमें क्या करना पड़ता है? इंसिनरेशन, उन्हें जलाना ही पड़ता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वेट वेस्ट हो जाएंगे। तो 35% ये हैं और 10% इनर्ट कंपोनेंट होते हैं। सो ये हमारा स्टेटस हो जाएगा कि न्यू दिल्ली में कितना सॉलिड वेस्ट पर डे प्रोसेस हो रहा है और उसको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है इस सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने की, वो न्यू दिल्ली की कितनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली हैज़ अ वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ एट ओखला, भालसवा, नरेला, बवाना, नीलोठी, तहखंड, गाजीपुर। और ये जो फैसिलिटीज़ हैं इसकी कलेक्टिव डिज़ाइन कैपेसिटी कितनी है? 9,200 टन्स पर डे। मतलब ये सारी फैसिलिटी में कितना हम ट्रीट कर पाते हैं, कितना वेस्ट प्रोसेस कर पाते हैं? 9,200 टन। उस 9,200 टन में 1,000 जो है टन के आसपास पर डे कंपोस्टिंग फैसिलिटी है। इसका मतलब हम वेस्ट को, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोजिटिंग का यूज़ करके क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, ट्रीट करते हैं। कंपोस्टिंग तो मतलब आपको पता ही होगा, बेसिकली इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज फूड, स्क्रैप, यार्ड वेस्ट एंड अदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। कंपोस्टिंग में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को ही हम डीकम्पोज करते हैं, नेचुरल तरीके से करते हैं। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानते होंगे, अर्थवॉर्म का यूज़ करके ब्रेक डाउन किया जाता है। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन होते हैं और उसके बाद वो ट्रीट हो जाते हैं, नेचर में वापस मिल जाते हैं। तो 900 से 1,000 के आसपास टन्स पर डे कंपोस्टिंग फैसिलिटी है 9,200 में। 8,200 टन्स पर डे जो है वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं? इसे यूज़ करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उससे का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। हालांकि जो MCD है वो 3,800 टन्स पर डे अनप्रोसेस वेस्ट को 3 डेजिग्नेटेड लैंडफिल में डंप कर रही है। कौन सी डेजिग्नेटेड लैंडफिल्स हैं? गाजीपुर, भालसवा और ओखला। इन लैंडफिल में 3,800 टन पर डे कचरा डाल दिया जाता है और इसे ट्रीट भी नहीं किया जाता है। इसमें वेट और ड्राई वेस्ट दोनों एक साथ होते हैं, इसे प्रोसेस नहीं करते हैं। जब ये साथ में रहेंगे, डंप कर दिया जाएगा तो इसके कारण मीथेन गैस जनरेट होती है और यही मीथेन गैस, मीथेन तो ऑब्वियसली आप जानते हैं वोलेटाइल गैस है, थोड़ी सी भी इसमें चिंगारी लगी और आग लग जाती है, जिसके कारण लैंडफिल फायर्स होने की संभावना है और ऑब्वियसली आपकी जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको ये क्या करेगा? एडवर्सली अफेक्ट करेगा, है ना। आग लगेगी तो टॉक्सिक गैसेस निकलेगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो ये एक इशू, ग्लोबल वार्मिंग अलग इशू, तो एनवायरनमेंट रिलेटेड फिर सारी चीज़ें आप यहाँ से
इस लाइन के बाद इसका कॉन्सिक्वेंस लिख सकते हैं। जो लैंडफिल है वो बढ़ती ही जा रही है, ऑलमोस्ट 2.58 करोड़ टन ऑफ लेगेसी वेस्ट यहाँ पर पाइलअप हो चुका है और लगभग 200 एकड़ की ये लैंडफिल एरिया है। तो आप देख रहे हैं कि वे जो अनट्रीटेड वेस्ट है वो यहाँ पर लाके डंप कर रहे हैं और लेगेसी वेस्ट पाइलअप होते जा रहा है। जो एमसीडी है उन्होंने बायो माइनिंग इनिशिएट तो की थी ताकि इस वेस्ट को कम किया जा सके। 2019 में बायो माइनिंग शुरू की गई थी, लेकिन कोविड-19 आने के कारण ये जो एफर्ट्स थे वो रुक गए थे, इसे हॉल्ट करना पड़ा और अभी तक के ये कंप्लीट नहीं हुए हैं। बाय 2024 पॉसिबिलिटी है कि ये कंप्लीट हो जाए। 2 से 3 और साल अभी भी लग सकते हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है। ठीक, अब यहाँ पर बायो माइनिंग क्या है इसे देख लेते हैं, नहीं तो आपको बोलोगे कि सर क्या बायो माइनिंग बोल के चलेगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एक्सट्रैक्ट मेटल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट फ्रॉम रॉक ओर्स और माइन वेस्ट। क्या है ये बायो माइनिंग? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम मेटल्स को बाहर निकाल सकते हैं और वो मेटल्स को जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाले मेटल हैं उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अब आपने जो वेस्ट है उसे ट्रीट तो किया नहीं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपने यहाँ पर यूज़ किया जिसके थ्रू आप कुछ मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाए और वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के मेटल हैं, तो आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं और वो मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप तो जानते ही हैं कि क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसे रीयूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ पर जो भी क्रिटिकल मिनरल्स निकल के आएंगे उसको आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से रिसाइकल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हार्ड मेटल होंगे तो और भी अच्छी बात है, हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो ख़राब नहीं होगा। तो बायो माइनिंग जो प्रोसेस है वो सीपीसीबी ने सजेस्ट किया है जितने भी आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है कि वो लैंडफिल्स जो अनट्रीटेड वेस्ट है वहाँ पर बायो माइनिंग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि किसने सजेस्ट किया है, सीपीसीबी ने सजेस्ट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं अब एमसीडी के चैलेंजेस की। अभी तो हमने बात कर ली कि क्या स्टेटस है, कितनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है और जो अनप्रोसेस है उसके कारण क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। अब एमसीडी के चैलेंज की बात कर लेते हैं, दिल्ली स्पेसिफिक चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे और फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए भी, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही प्रॉब्लम होती है सारी मेट्रो सिटीज़ में। पहला क्या है, लैक ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स बाय हाउस होल्ड एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। जो हाउस होल्ड होते हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, किचन वाला जो वेस्ट है और जो ड्राई वेस्ट है सबको एक साथ डाल देते हैं और सबको एक साथ डाल दिया तो वो मिक्स हो गया। अब वेस्ट सेग्रीगेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। एक बार वो मिक्स हो गया तो फिर उसे सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं होता है, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। फिर जो लोगों को आपने इस काम के लिए रखा है उनके बारे में सोचिए, उनको आपका कचरा अलग अलग करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो है इतनी चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं और इसे कर नहीं पा रहे हैं। उनको प्रोटेक्टिव गियर तक नहीं दिए जाते, हाथ से बेयर हैंड से वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनकी हेल्थ को कितना खतरा हो सकता है, उनके बारे में, सफाई कर्मचारियों के बारे में भी थोड़ा सोचना ज़रूरी है। और एमसीडी के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि जो वेस्ट सेग्रीगेशन है सोर्स पे वो नहीं हो पाता है और उसके कारण फिर बहुत इश्यूज हो जाते हैं, फिर इसे ऐसे ही अनट्रीटेड करके डंप कर दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, लार्ज प्रोसेसिंग प्लांट रिक्वायर लार्ज लैंड एरिया विच इज़ प्रॉब्लम इन दिल्ली। हमें प्रोसेसिंग कैपेसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारा वेस्ट अनट्रीट होके जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। दिल्ली में लैंड है कहाँ भाई, दिल्ली में लैंड लेना मतलब बहुत मुश्किल काम है ना। सोना होने से भी ज़्यादा कीमती अगर दिल्ली में कुछ है तो वो लैंड है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। ये जो पहली वाली प्रॉब्लम है उसका रीज़न लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस है। अगर ये पब्लिक अवेयर रहे तो प्रॉपरली जो है क्या हो सकता है, जो भी वेस्ट हो रहा है उसे प्रॉपरली आप सेग्रीगेट कर सकते हैं सोर्स में। इसके अलावा हर जगह कचरा कर देना, फालतू वेस्ट करना, पन्नी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी इस्तेमाल करना, अगर ये सारी चीज़ें अवेयरनेस बढ़ जाती है तो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लिटरिंग में वो सारी चीज़ें नहीं होगी। एक्स्ट्रा कचरा रोज़ जो पर डे प्रोड्यूस हो रहा है वो कम होने लगेगा। थोड़ी अवेयरनेस और जो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ रेगुलर वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर रेगुलर वेस्ट कलेक्शन हो नहीं पाता है। एमसीडीज़ जितने भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं दिल्ली की, तीनों कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ एरिया छूट जाता है। जब एरिया छूटेगा तो लोग कहीं ना कहीं तो कचरा फेंकेंगे। अपने घर पे कचरा कोई नहीं रखना चाहता, रोड पे कचरा रहे लेकिन घर पे नहीं, तो वो कहाँ फेंकेंगे, ओपन एरिया में डंप कर देंगे या फिर वाटर बॉडीज़ में डंप कर देंगे। अब यहाँ ओपन एरिया और वाटर बॉडीज़ में अगर डंप कर दिया तो इसको क्लीन करने का अलग खर्चा, अलग रिसोर्स और अलग झंझट। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ा है, स्पेशली वाटर बॉडीज़ जो कि
धीरे धीरे करके ख़राब होती जा रही हैं पोल्यूशन के कारण, यही वेस्ट डंप करने के कारण। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा इशू और चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट स्टेक होल्डर। ये बहुत कॉमन चीज़ है, जितने भी आपके बड़ी सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, वहाँ पर एक से ज़्यादा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है और ये तीनों में ही लड़ाई होती रहती है, कौन सा जुरिसडिक्शन तेरा, कौन सा मेरा, यही सब करते रहते हैं। जैसे पुलिस वालों का अलग अलग चौकी होती है, उसमें लड़ाई हो जाती है कि नहीं मेरे जुरिसडिक्शन में नहीं है तो दूसरे उसमें जा। वैसे ही यहाँ पर जो कचरा कलेक्ट करने के एरिया है वो बटा होता है और उसी में भी कई बार इश्यूज आने लगते हैं। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सारे के सारे सिटीज़ फेस कर रहे हैं, नॉट ओनली दिल्ली। यहाँ पर आप तीनों मैंने आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का नाम बताया, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल में उसे यूज़ भी कर सकते हैं अगर दिल्ली स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है। वैसे तो स्पेसिफिकली दिल्ली नहीं आएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया ही पूछा जाएगा। अब व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियस है कि हमें जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए लैंड को एक्वायर करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। हालांकि हम एक और चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, जो बाजू वाली स्टेट्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। नेबरिंग स्टेट में हम लोग प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जो एनसीआर का एरिया है वहाँ पर जो है लैंड एक्वायर करके हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोसेसिंग प्लांट है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, उसको बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ ये कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके लिए, प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेट वेस्ट शुड बी कंपोस्टेड और यूज टू जनरेट बायोगैस। जो बायोडिग्रेडेबल वेट वेस्ट है, जो कि कितना परसेंट था, 50 to 55% था दिल्ली में, उसे हमें कंपोस्टेड करने की ज़रूरत है और या फिर उसे बायोगैस जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें लगभग 18 कंपोस्टिंग प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो एमसीडी को करने की ज़रूरत है। अगर ये करते हैं तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हम वेस्ट से एनर्जी क्या करेंगे, जनरेट कर पाएंगे। टोटल 35% जो वेस्ट हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्राई वेस्ट थे, मैंने आपको बताया था। उसमें से 2% ऐसे वेस्ट हैं जो कि रिसाइकलेबल हैं, लेकिन 33% नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ड्राई वेस्ट है, जिसमें प्लास्टिक, पेपर, टेक्सटाइल वेस्ट, ये सारी चीज़ आती है। इसको हमें किस तरीके से ट्रीट करना है, इसे वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में पावर जनरेशन के लिए इन वेस्ट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और सारा का सारा वेस्ट आप यूज़ करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि इससे जो प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन यही सस्टेनेबल वे है ना। थोड़ा सा कॉस्ट ज़रूर वहन करना पड़ेगा, लेकिन यही सस्टेनेबल वे है। इसी तरीके से हम इस वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है, वेस्ट प्रोसेसिंग नीड्स टू बी डिसेंट्रलाइज। क्या कह रहा है, जो बेंगलोर में मॉडल यूज़ किया जा रहा है, जो तमिलनाडु में मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी मॉडल को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। न्यू दिल्ली शुड सेटअप माइक्रो कंपोस्टिंग सेंटर ऑफ 5 टन्स पर डे कैपेसिटी एट वार्ड लेवल। जितने भी वार्ड हैं वहाँ पर छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की ज़रूरत है, जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं, 5 टन पर डे हो। वहीं के वहीं आप जो है क्या करेंगे, सेग्रीगेशन करेंगे सोर्स पे ही, और यहीं के यहीं आप जो है क्या करेंगे, वेस्ट का जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे माइक्रो कंपोस्टिंग प्लांट में ट्रीट किया जाएगा। इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो अनट्रीटेड वेस्ट है वो बहुत, उसकी मात्रा बहुत कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को एक साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक तो जो लार्ज प्रोसेसिंग प्लांट है उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, बायो माइनिंग आपको करना ही करना है, उसके अलावा आप डिसेंट्रलाइजेशन भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो सिटीज़ के वेस्ट प्रॉब्लम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इशू है, उसको हम ओवरकम कर पाएंगे। चीज़ें क्लियर है क्या, ये आर्टिकल पूरा समझ में आ गया होगा होपफुली। ये हमारा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल है, वाई सुप्रीम कोर्ट सेज न्यूज़ क्लिक फाउंडर अरेस्ट इलीगल, वाई बेल इज सिग्निफिकेंट। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हम बेल से रिलेटेड एस्पेक्ट कवर करेंगे फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यू प्रोसेस, जो कि ग्राउंड है इस अरेस्ट को इलीगल करार ठहराने में। तो ड्यू प्रोसेस यहाँ पर कैसे अप्लाई किया गया, ये वाला कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कशन किया जाएगा। और थर्ड,
आर्टिकल 22 के बारे में बात करेंगे। वो आर्टिकल 22 के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं किससे रिलेटेड है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्लस इसके जो एक्सेप्शन है उसे भी बात करेंगे। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन रिलेटेड केसेस हैं उसमें किस तरीके से आर्टिकल 22 को अप्लाई किया जा सकता है, क्या एक्सेप्शन है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ क्लिक फाउंडर एडिटर प्रबीर पुरकायस्ता को बेल ग्रांट कर दी है। जो न्यूज़ क्लिक फाउंडर एडिटर थे उनके अगेंस्ट में यूएपीए एक्ट 1967 इन्वोक किया गया था और उनके अगेंस्ट टेरर केस फाइल किया गया था और उन्हें अरेस्ट किया गया था। बहुत समय से वो पुलिस कस्टडी में थे, लेकिन फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उन्हें बेल ग्रांट कर दी है। और जो कोर्ट की रीजनिंग है वो क्या है, द पुलिस फेल टू इन्फॉर्म पुरकायस्ता ऑफ द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट बिफोर टेकिंग हिम इनटू द कस्टडी। जो पुलिस है उन्होंने पुरकायस्ता को ये नहीं बताया कि किस जो है ग्राउंड पे वो उनको अरेस्ट कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें उन्हें कस्टडी में ले जाने के पहले बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उनका जो एम्फेसिस है वो किसके ऊपर है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं की गई और ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। जो एक्शन लिया गया वो एक आर्बिट्री एक्शन है, तो यहाँ क्या आ गया, ड्यू प्रोसेस आ गया। तो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं की गई, इसका मतलब नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया। लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था ड्यू प्रोसेस के ऊपर और उसका आंसर इन लोगों ने नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ही दिया है। तो अब से आपको ध्यान रखना होगा, जब भी हम ड्यू प्रोसेस की बात करेंगे नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल की बात हो रही होगी। तो कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का यहाँ पर वायलेशन हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टेरर केस में भी जो पर्सन एक्यूज्ड है उसको रिहा कर दिया है। रिहा इन सेंस उसे बेल दे दी है ना, निर्दोष साबित करके छोड़ नहीं दिया गया है, सिर्फ उसे बेल दे दी गई है। जबकि यूएपीए और पीएमएलए जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इनमें बेल मिलना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर होता है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बेल दी है ड्यू प्रोसेस फॉलो ना करने के कारण, आर्बिट्री एक्शन के कारण। अब केस क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। जो पुरकायस्ता है उन्हें सुबेरे 6:30 बजे 3 अक्टूबर को दिल्ली की जो स्पेशल सेल है उन्होंने अरेस्ट किया। उनके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया, इन्वोक किया गया। और पुलिस ने बताया कि जो न्यूज़ क्लिक है उसने प्रो चाइनीज़ प्रोपोगंडा के लिए पैसा रिसीव किया है। प्रो चाइनीज़ प्रोपोगंडा फैलाने के लिए जो पैसा है उसे मिला है, ठीक। तो उसके अगेंस्ट में अलग अलग केसेस फाइल किए गए अलग अलग सेक्शन के अंदर। सेक्शन 13 के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटी, 16 के अंदर टेररिस्ट एक्ट, 17 के अंदर रेजिंग फंड फॉर टेररिस्ट एक्ट, इस तरह के कई सारी धाराएं, कई सारे सेक्शंस लगाए गए। जो पुरकायस्ता केस था उसमें अक्टूबर 4 को विदाउट एनी प्रायर नोटिस उनको स्पेशल जज के पास लेके गया गया, ठीक। और 6:30 बजे सुबेरे के समय लेकर गया, उनकी रिमांड हियरिंग हुई और उसके बाद जो है उन्हें बताया गया कि उन्हें रिमांड पर कस्टडी के लिए, पुलिस कस्टडी के लिए दिया जा चुका है। जब उन्होंने इंसिस्ट किया कि उनके लॉयर को ये चीज़ें बतानी चाहिए तो 7:30 बजे के आसपास, 7-7:30 बजे के आसपास जो है जो लॉयर है उनको प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया और ये भी बताया गया कि इनकी जो रिमांड है वो ऑलरेडी पुलिस को मिल चुकी है, पुलिस कस्टडी में इन्हें भेजा जा रहा है। ये सारी चीज़ें हुई और अभी तक के ना उनको ग्राउंड बताया गया ना उनके जो लॉयर हैं उनको कोई जानकारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है उसमें एडिशनल सेशन जज का जो ऑर्डर था जिसमें रिमांड ग्रांट की गई थी उसको लगाया है और उसमें ये कहा है कि एक लाइन उसमें एक्स्ट्रा ऐड की गई है कि ये जो रिमांड एप्लीकेशन है ऑलरेडी शेयर की जा चुकी थी पुरकायस्ता लॉयर से। ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की गई है और ये अलग से उस ऑर्डर में दिख रहा है, एकदम विजिबल है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पर गड़बड़ी की गई है। किसके द्वारा? पुलिस और एडिशनल सेशन जज के द्वारा। और इसी बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पर आपको आर्बिट्रीनेस दिख रही है, जल्दबाजी कर रहे हैं, उसको जेल में डालने की हर चीज़ की जल्दबाजी दिख रही है, प्रॉपर टाइम नहीं दिया जा रहा है। अगर उसे अरेस्ट का वो भी बता देंगे तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, लॉयर भी आ जाएगा तो उसे इतनी आसानी से बेल नहीं होगी। क्योंकि यूएपीए या फिर पीएमएलए जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये कुछ ऐसे स्पेशल एक्ट हैं जिसमें बेल मिलना एकदम ना के बराबर होता है, पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें ऐसे प्रोविजंस डाले गए हैं जिसमें बेल मिलना ईजी नहीं है। कैसे बेल मिल सकती है?
कोई भी जज जब तक के फुली सेटिस्फाई नहीं होता प्राइमा फेसी एविडेंस देख के कि ये पर्सन निर्दोष है या फिर इसने ये क्राइम नहीं किया है, तब तक के उसे बेल नहीं दी जा सकती। और कोई भी कोर्ट या फिर कोई भी जज इतनी बड़ी रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। सिर्फ प्राइमा फेसी जो इनिशियल एविडेंसेस हैं जिसके बिना पे अरेस्ट किया गया है, उसे देखकर ये डिसाइड कर ले कि ये निर्दोष है और इसे छोड़ना चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है किसी भी कोर्ट के जज के लिए कि इन एक्ट के अंदर वो बेल दे दे। ठीक, तो इन एक्ट में आपको ऑलरेडी बेल नहीं मिलती, उसके बावजूद भी इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही थी, ये समझ पाना मुश्किल के बाहर था। ठीक, हालांकि जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने क्या आर्गूमेंट दिए हैं, उन्होंने पहली बात तो ये कही है कि जो पुरियाकस्ता हैं उन्हें अरेस्ट मेमो दिया गया था जिस टाइम पे उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था, जिसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट लिखा हुआ होता है, जो कि सफिशिएंट है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने के लिए। और दूसरा उनका ये कहना था कि उन्हें बहुत सीरियस क्राइम में बुक किया गया है, इस तरह के क्राइम में जो कि टेररिस्ट एक्ट है, और इसलिए आर्टिकल 22 के अंदर भी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है उसमें ग्राउंड अगर नहीं भी बताया जाता है तो भी चल सकता है। तो वही आर्टिकल 22 के जो एक्सेप्शंस हैं उसको इन्वोक किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है और इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इन सारी प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए, ऐसा जो है दिल्ली पुलिस ने कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अरेस्ट मेमो होता है वो सिंपल आपका प्रो फॉर्मा होता है, वो सिर्फ आपका एक प्रोसीजर होता है ना, उसमें आप क्लियर कट ग्राउंड के बारे में नहीं बता रहे होते हैं, आप उसमें कोई भी जानकारी नहीं दे रहे होते हैं, वो सिर्फ फॉर्मा होता है, वो सिर्फ आपके लिए होता है, वो सामने वाले के लिए भी नहीं होता है। अब जो लीगलिटी है अरेस्ट की, उससे रिलेटेड इशू के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आर्टिकल 22 आएगा। जो अरेस्ट था उसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। आर्टिकल 22 में क्या दिया हुआ है जो कि किससे रिलेटेड है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन और अरेस्ट। No person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the ground for such arrest, or shall he be denied the right to consult or to be defended by legal practitioner of his choice। किसी भी पर्सन को जिसे अरेस्ट किया गया है उसे कस्टडी में नहीं रखा जा सकता जब तक कि उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया जा रहा है। तो पहला चीज़ आर्टिकल 22 में ये लिखी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि उसके राइट टू कंसल्ट और टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर और लॉयर, इसे भी नहीं छीना जा सकता। तो सबसे पहले आप उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताएंगे तभी कस्टडी में डाला जाएगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, जब उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा तो उसके बाद उसको कांटेक्ट करने दिया जाएगा अपने लॉयर को, क्योंकि उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने आप को बचा सके और कंसल्ट कर सके, किसके साथ, अपने लीगल प्रैक्टिशनर या फिर लॉयर के साथ। तो ये चीज़ें आर्टिकल 22 में दी हुई है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन कायम में है प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस या फिर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं, जैसे यूएपीए है, टाडा है, पोटा है, टेररिस्ट एक्ट्स हैं, इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ों को क्या किया गया है, इसमें वेव दिया गया है कि अगर नहीं भी बताया तो भी चल जाएगा। लेकिन ये जो जजमेंट है वो लैंडमार्क क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन केसेस में भी ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी हो गया है। जिस दिन पुरियाकस्ता को अरेस्ट किया गया उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था कि जो ट्रू मीनिंग है आर्टिकल 22 का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी मैंडेट है, उसको अगर ट्रू मीनिंग को हमें मटेरियलाइज करना है तो जिनको भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अरेस्ट कर रही है, जिन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें अरेस्ट का ग्राउंड और उसकी एक कॉपी, अरेस्ट करने के रीजंस की एक कॉपी तुरंत ही देनी पड़ेगी। अदरवाइज जो है विदाउट एनी एक्सेप्शन, अदरवाइज जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसको बाय लेटर एंड बाय स्पिरिट फॉलो नहीं किया जा सकेगा। ठीक, जो पंकज बंसल केस था वो किससे रिलेटेड था, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए से रिलेटेड था। और इसमें जो प्रोविज़न है बिल्कुल वैसे ही प्रोविज़न यूएपीए के अंदर है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सेम जो है बेल वाले प्रोविजंस यहाँ पर भी हैं यूएपीए में। तो जो चीज़ पंकज बंसल केसेस में अप्लाई हो सकती थी वो इस केस में भी अप्लाई हो सकती थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसी को अप्लाई किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है टेक्निकलिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि यूएपीए एक्ट में जब तक के पर्सन गिल्टी कहलाता है जब तक कि वो खुद अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं कर देता है। जनरली ऑर्डिनरी जो लॉज होते हैं उसके अंदर पर्सन इनोसेंट होता है अनटिल
प्रूवन गिल्टी, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पर बेल मिलना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी वो प्रोसीजरल गाइडलाइंस के पर रिलाय होकर दी, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस तरह की बेल दी जा रही है। इसके पहले यूएपीए के अंदर प्रोसीजरल ग्राउंड पे या फिर चार्जशीट समय पे फाइल ना करने के कारण 2021 में नजीब जंग वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में बेल दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, जनरली यूएपीए के अंदर ये माना जाता है कि जो डिफ़ॉल्ट बेल है वो प्रोविज़न इसमें नहीं होता है। अगर चार्जशीट फाइल नहीं भी की तो भी उन्हें जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उन्हें लंबी टाइमलाइन दे दी जाती है ना। कुछ केस में 60 दिन होता है, कुछ केस में 90 दिन होता है। 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो जो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट में ये चार्जशीट फाइल करी जा रही है उसे ऑटोमेटिक बेल दी जा सकती है, जिसे हम डिफ़ॉल्ट बेल प्रोविज़न भी कहते हैं। लेकिन यूएपीए में ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती है, डिफ़ॉल्ट बेल आपको नहीं मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी 2021 में नजीब वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में जो नजीब हैं उनको बेल दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि चार्जशीट फाइल करने का समय बहुत लंबा हो गया था और उन्होंने चार्जशीट फाइल नहीं की थी, तो डिफ़ॉल्ट बेल पहली बार दी गई थी। तो इस तरीके की बेल वाला जो केस है, जो न्यूज़ क्लिक एडिटर वाला केस है, वो सेकेंड टाइम हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, जो बेल दी गई है वो यूएपीए या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर दी गई है, जिसमें प्रोसीजरल ग्राउंड को जो है पैमाना बनाया गया है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यार, इसको, है ना, इसके में बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है सी द साइंस। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, GS2 मेंस हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी ठीक ठाक इम्पॉर्टेंट है। जो डेटा होगा वो इम्पॉर्टेंट है, उस पर आपको फोकस करना होगा, है ना। प्रीलिम्स में डेटा बेस्ड चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, बाकी मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल रहेगा। रिसेंटली जो आर्टिकल है वो न्यूज़ में क्या आया है, क्योंकि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें कंसर्न व्यक्त किए हैं जो गैप है कैंसर डिटेक्शन में ग्राउंड लेवल पर, उससे रिलेटेड ये डेटा जो है रिलीज़ किया गया है और उसी से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल आया है। किस तरीके से गवर्नमेंट को इस रिपोर्ट को सीरियस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस बात का तो सभी को जानकारी है कि अगर कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाता है तो जो सरवाइव करने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर कैंसर पकड़ में आ गया तो फिर आसानी हो जाती है कि आप जो है कैंसर को उसी समय ख़त्म कर पाएँ। लेकिन अगर 3rd और 4th स्टेज में पहुंच जाता है तो फिर वहां से बचने की संभावना कम हो जाती है। और इन्हीं सारी अर्ली डिटेक्शन के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग प्रोजेक्ट और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ एंड स्ट्रोक। ये इस प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज की गई है। जो प्रोग्राम है उसका जो स्पेशल एम्फेसिस है वो 3 कैंसर के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है, जो कि है सर्वाइकल, ओरल और ब्रेस्ट कैंसर। टोटल जो केसेस आ रहे हैं इंडिया में, उसमें से 1/3 केसेस इन 3 कैंसर के कारण आ रहे हैं। और जनरली जो सिम्टम्स हैं इसमें बहुत लेट अपीयर होते हैं। तो अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए तो पॉसिबल है कि इससे उससे होने वाली जो जान जा रही है उसे जो है कम किया जा सकता है और बचाया जा सकता है। लेकिन प्रोग्राम चलाने के बावजूद भी जो सक्सेसिव नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसमें ये पता चल रहा है कि बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ वनरेबल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग हो रही है, मैलिग्नेंसी स्क्रीन उनकी किया जा रहा है। मैलिग्नेंसी मतलब क्या होता है, इसे आप कैंसर से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। जो मैलिग्नेंट सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोल वे में क्या होती हैं, ग्रो करती हैं और उन्हीं के कारण बेसिकली ये कैंसर होता है। जो ट्यूमर होता है उसे ही मैलिग्नेंट सेल्स बोलते हैं बाय एंड लार्ज। अगर ऐसा भी समझ लें तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मैलिग्नेंसी की स्क्रीनिंग बहुत कम परसेंट ऑफ पॉपुलेशन में हो रही है। और अगर हमें इसे बढ़ाना है तो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, ऑलमोस्ट 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर डिक्लेयर किया था कि ये सब खोले जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक टाइप की बात की गई थी, हर एक विलेज पे इस तरह के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, नोडल पॉइंट जो है खोले जाएंगे, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह बिहेव करेंगे। इन सारे सेंटर का अगर इस्तेमाल किया जाता है, एज अ नोडल पॉइंट बनाया जाता है फॉर कैंसर डिटेक्शन,
तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। इन फैसिलिटीज़ में अगर स्क्रीनिंग फैसिलिटी भी दी जाती है, ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, यहाँ पर अगर कैंसर स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ भी दी जाती है तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो कैंसर है वो अर्ली स्टेज में ही पकड़ा जाए। हालांकि जो नीति आयोग है उन्होंने रीसेंट जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि बहुत ज़्यादा गैप है इन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। 10% से भी कम ऐसे सेंटर हैं जिन्होंने सिंगल राउंड ऑफ स्क्रीनिंग की है फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ इंक्लूडिंग कैंसर, डायबिटीज़ एंड हार्ट रिलेटेड डिसीज़। तो 10% से भी ऐसे मतलब कम सेंटर्स हैं जहाँ पर इस तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है। तो यहाँ पर जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसको सीरियस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। सरकार ने अच्छा काम किया है इन पायलटिंग लो टेक अप्रोच टू कैंसर स्क्रीनिंग दैट कैन बी डिलीवर्ड एट स्केल बाय कम्युनिटी लेवल वर्कर। सरकार ने जो लो टेक अप्रोच है उसको ग्राउंड लेवल पर पहुंचाने में बहुत अच्छा काम किया है, जिसके थ्रू कैंसर की स्क्रीनिंग की जा सकती है। और यहाँ पर आयुष्मान भारत के जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसका यूज़ किया जा सकता है एकदम लार्ज स्केल लेवल पर और कैंसर डिटेक्ट किया जा सकता है। ग्लोबल एक्सपीरियंस भी यही बताता है कि जो आपके लोकल के फिजिशियन होते हैं उस पे लोकल लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, वो ईमानदारी से सारी चीज़ें करवा लेते हैं। डिटेक्ट भी कई सारे जो टेस्ट होते हैं वो भी करवा लिए जाते हैं उनके द्वारा। क्योंकि उनका फिजिशियन बोल रहता है, उनका डॉक्टर बोल रहता है जिन पे उन्हें भरोसा है। बाकी जगह अगर कोई भी कुछ कहेगा तो वो थोड़ा हो सकता है घबरा भी सकते हैं, हो सकता है कि वो स्क्रीनिंग ना भी करवाएं, उन्हें डर लगे। लेकिन अगर उनके डॉक्टर ने कहा है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो इस तरह के टेस्ट और स्क्रीनिंग करवा लें। तो यहाँ पर जो है जो आशा वर्कर है उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और सरकार ने आशा वर्कर को इसके लिए जो है इस प्रोग्राम में, इस पायलट प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया है। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो की जानी चाहिए थी वो फॉलो नहीं की गई है। आशा वर्कर को पहले प्रॉपर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत थी। उनको अवेयरनेस ही नहीं है डिसीज़ के बारे में, उन्हें जानकारी ही नहीं है डिसीज़ के बारे में, किस तरीके से स्क्रीनिंग की जा सकती है, लोगों को कैसे अवेयर किया जा सकता है, क्या सिम्टम हो सकते हैं, ये सारे एस्पेक्ट के बारे में चर्चा जो है उनसे की ही नहीं गई है, उन्हें ट्रेन किया ही नहीं गया है, उन्हें बताया ही नहीं गया है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो फॉलो नहीं की गई है। और नीति आयोग ने कहा है कि उनकी वर्किंग कंडीशन, उनकी सैलरी और वो जो जितना बर्डन उठा रही हैं उसके हिसाब से पेमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे एस्पेक्ट पर फोकस करने की ज़रूरत है सरकार को। इसके अलावा इन्हीं आशा वर्कर को ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। डिसीज़ से रिलेटेड जो भी निटिगिटीज़ हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बताने की ज़रूरत है ताकि वो ग्राउंड लेवल पर लार्ज स्केल में कैंसर का डिटेक्शन करने में क्या हो सके, सफल हो सके। चीज़ें क्लियर है क्या? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं चीज़, है ना। सिंपल सा आर्टिकल है, आशा वर्कर के यहाँ रोल की बात की गई है और उसमें जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करने की बात की गई है। नॉर्मली भी हमें आशा वर्कर के बारे में ये सारे इश्यूज़ जो है आता है तो ये सारी चीज़ें लिखनी है कि उनकी वर्किंग कंडीशन और ये सारी चीज़ें ख़राब है। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।